Hello students, so we have read the introduction of Edmund Spenser, and we have also read that what a sonnet is, because the current poem One Day I Wrote Her Name is a sonnet. So we have also talked a little bit about sonnet, that it is a 14 line iambic pentameter line, and again the specific Spenserian sonnet, as it differs in rhyme scheme from the other sonnets. So this poem, One Day I Wrote Her Name, this sonnet was published in 1595. It was included in Amoretti, the sonnet series by Spenser, and it was the number 75 sonnet in that collection. In this poem, One Day I Wrote Her Name, the poet, the idea of this poem, the theme of this poem is what? That the poet tries to immortalize the name of his beloved. Means he is in love with some lady, and in the mood of love, out of love, he just tries to immortalize, अमर करना चाह रहा है वो, what? The name of his beloved. And so first he tries it as a human being, but when he fails to do so, then he asserts to try it as a poet. So let's first talk about how this poem is a sonnet. The very first thing, you yourself can count it, that this poem has 14 lines. And again, if you count the number of vowels in a poem, in a line, they are 10. In every line you will have 10 vowel sounds only, है ना? So एंड अगेन वन डे, देखिए ये एक ग्रुप हुआ ना, वन डे, तो वन में अनस्ट्रेस्ड है, डे स्ट्रेस्ड है, आई रोट स्ट्रेस्ड है, हर नेम, है ना? यानी हर जो पहला जो वोवल साउंड है, जैसे वन, देखिए यहाँ हम वोवल साउंड की बात कर रहे हैं, वोवल की काउंटिंग नहीं करनी हमें, है ना? ओ एन ई, वन में दो वोवल हैं, ओ भी है और ई भी है, लेकिन साउंड किसकी है? ओ की, है ना? ऐसे हम डे की बात करें तो इसमें वन है और साउंड भी वन है, यानी हमें जो करना है रोट, है ना, इसमें क्या है? दो वोवल्स हैं, लेकिन साउंड अगेन एक है। तो हम यहाँ वोवल साउंड की बात कर रहे हैं, और वोवल साउंड भी कैसी होती है सोनेट में? आयम्बिक। आयम्बिक का मतलब पहला जो वोवल साउंड होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, यानी उसको धीरे बोला जाएगा। सेकंड जो वोवल साउंड होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, उसको हम स्ट्रेस के साथ बोलेंगे, उसको थोड़ा हम हमारे जो सिस्टम है आवाज़ प्रोड्यूस करने का, उस पर हम थोड़ा सा जोर डालते हुए बोलेंगे, है ना? सो दिस इज इट। दो चीज़ें समझ गए आप कि ये जो पोएम है ये 14 लाइन्स की, हर लाइन आप इसकी टोटल लाइन्स गिनेंगे, देन दे आर 14। देन हर लाइन जो है उसमें 10 सिलेबल्स हैं, यानी 10 वोवल साउंड्स हैं। 10 वोवल साउंड्स हैं पेंटामीटर, फिर पेंटामीटर यानी 5 ग्रुप्स हैं, 5 पेयर्स हैं साउंड्स के। वन अनस्ट्रेस्ड है एंड सेकंड स्ट्रेस्ड है, आयम्बिक। आयम्बिक पेंटामीटर यानी हर जो ग्रुप है, एक जो ग्रुप हुआ, एक जो मीटर हुआ जिसमें 2 सिलेबल्स हैं, उसमें पहला जो सिलेबल है यानी पहली जो वोवल साउंड है वो क्या है? अनस्ट्रेस्ड है, वन। सेकंड जो है वो स्ट्रेस्ड है, डे, है ना? तो ये हुआ आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, जो हमने पढ़ी थी कि सोनेट हैज ए फिक्स्ड राइम स्कीम। सोनेट की एक राइम स्कीम भी होती है, और हमने बात की थी कि स्पेंसर ने जो सोनेट्स लिखे थे, दो देवर इंग्लिश सोनेट, देवर शेक्सपियरियन सोनेट, बट विद ए डिफरेंट राइम स्कीम। उसने एक राइम स्कीम जो थी उसमें वेरिएशन किया था, उसको चेंज कर दिया था, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्पेंसरियन सोनेट। वो चेंज क्या था? स्पेंसरियन सोनेट जो थी उनकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी, है ना? आप देखिए अब ए बी, जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रेंड, है ना, हमने इसको क्या नाम दिया? ए, यानी ये जो एंड स्ट्रेंड, ये जो साउंड आ रही है हमने इसको कोड नेम दिया ए, है ना?
फिर आप देखिए सेकंड लाइन में क्या रहा, अवे, यानी ये स्ट्रैंड जैसी आवाज नहीं है, तो अवे सेकंड एक डिफरेंट साउंड आई, तो हमने इसको क्या नाम दिया, बी। यानी पहली दो लाइन में हमें दो तरह के एंड वर्ड्स मिले, दो अलग अलग साउंड के, एक को हमने स्ट्रेंड ए नाम दिया, दूसरा था अवे, इसको हमने बी नाम दिया। अब देखिए आप थर्ड लाइन पे ये हैंड, हैंड की जो साउंड है वो कैसी है, स्ट्रेंड जैसी है, हैंड स्ट्रेंड, यानी स्ट्रेंड की जो साउंड थी उसको नाम हम पहले दे चुके ए, तो इसलिए हम थर्ड लाइन को फिर से क्या नाम देंगे, ए। अवे, इसको हमने क्या नाम दिया था, बी। हमारी फोर्थ लाइन में क्या, प्रे, अवे प्रे, तो यानी ये भी बी रहेगा। उसके बाद हमारी फिफ्थ लाइन में हम क्या देख रहे हैं, ऐसे, तो हमारी जो सेकंड लाइन थी अवे, उसमें क्या था, बी, ये भी अवे है यानी ऐसे है, तो ये भी बी हुआ। फिर इमोर्टलाइज, यानी ये जो वर्ड आया ये नया आया, तो हमने इसको नाम दिया सी। फिर आया डीके, ये वही ऐसे है, तो इसको हमने फिर बी बोला। फिर देखो इमोर्टलाइज लाइकवाइज, लाइज वाइज है ना, ये फिर से क्या हुआ, सी। फिर देखो डिवाइज, वाइज डिवाइज, यानी ये जो ऊपर था वही सी नीचे आ गया, लेकिन नीचे फेम, फेम फिर से नया वर्ड है, ये डी हो गया है ना। तो उसके नीचे फिर आया एटरनाइज, डिवाइज एटरनाइज, ये फिर से सी आया, फेम नेम, ये फिर से डी आया। अब लास्ट में सबड्यू, ऐसा वर्ड नहीं आया था, तो हमने इसको नाम दिया ई, और उसके नीचे रिन्यू, ये भी हुआ ई। यानी जो स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम थी वो क्या थी, ए बी, स्ट्रेंट, हैंड, अवे, प्रे, फिर क्या थी, बीसी, ऐसे डीके है ना, लाइज वाइज, डिवाइज एटरनाइज, फेम नेम, ड्यू रिन्यू, यानी एक फिक्स राइम स्कीम होती है। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो भी बातें हमने की हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनेट 49 पोएम, सोनेट टाइप्स, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, या हम कह सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, या हम मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट को या इटालियन सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। देन कम्स स्पेंसरियन सोनेट। ये जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट स्पेंसरियन सोनेट, तो हम बात करेंगे कि जो राइम स्कीम थी स्पेंसरियन सोनेट की वो इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम से अलग थी। देखिए इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या थी, ए बी, सी डी, ई एफ और जी, यानी हर जो चार लाइन का ग्रुप था उसकी अपनी एक राइम स्कीम थी, उसके बाद वो रिपीट नहीं हो रही थी। लेकिन स्पेंसरियन सोनेट में क्या हो रहा है, ए बी सी, यानी ए बी जो बी था वो आगे जा रहा है, सी नया आ रहा है, फिर सी आगे जा रहा है, डी नया आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। अब हम बात करें फिर से अबाउट द पोएम, दैट दिस पोएम, सो फर्स्ट लेट्स रीड दिस पोएम। One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. Vain man, said she, that dost in vain assay immortal things so to immortalize. For I myself shall like to this decay, and eke my name be wiped out likewise. Not so, code I. Let baser things devise to die in dust, but you shall live by fame. My verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. Where when as death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew. So, this poem, what the poet says, or how is the setting? It says, one day I wrote her name upon the strand. So, that is a romantic poem in which the poet and his beloved, they are sitting by some seaside, है ना, कहीं वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, और उस जगह पे वो this poem he is writing, वो कह रहा है कि वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रेंड, अपॉन द बैंक, अपॉन द सी शोर, जो समुद्र का तट था, जो समुद्र का किनारा था, वहां ही हैज रिटन हर
नेम अपॉन द सी बैंक। मूवीज में या आपने देखा होगा ना, कई बार गानों में भी बहुत में सुना होगा, लिख के मेरा नाम मिट्टी में उसने मिटा दिया, है ना। सो दैट इज द थिंग कि he has written her name upon the strand upon the bank, है ना। उसने हाथ से या कोई लकड़ी के टुकड़े से या कैसे भी, he has written that name but where, on the sand, उसने वो नाम कहाँ लिखा, मिट्टी में। he says that one day I wrote her name upon the strand upon the bank upon the sand of the seashore or the river bank whatever it is, बट केम द वेव्स, इट वॉज सी शोर, है ना, वेव्स आ रही हैं इसका मतलब इट वॉज सी शोर नॉट ए रिवर शोर, रिवर बैंक। बट केम द वेव्स एंड वास्ट इट अवे, बट एज इट हैपन्स, अगर आपने समुद्र तट देखा हो, समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि समुद्र में ज्वार आता है और फिर वो पानी उतरता है, वो भाटा होता है, यानी मतलब लहरें जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो एक बार ऊपर चढ़ती हैं और फिर वापस लौटती हैं। तो जब वो ज्वार आता है तब क्या होता है, समुद्र का पानी किनारे पे कुछ दूरी तक उस तट पे उस मिट्टी पे आता है, और जब वो वापस जाता है तो वो फिर वापस लौट जाता है। लेकिन इन दिस प्रोसेस ऑफ द राइजिंग ऑफ द वेव एंड देन retreating of the wave, what happens, that the only thing which is left after that are the wave marks, not any other human marks, है ना। अगर आप गौर करोगे, अगर आप सी शोर पे गए हो या मूवीज में भी आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, डिस्कवरी चैनल्स पे भी, और आप देख सकते हो कि जब वो समुद्र की लहरें आती हैं, घर में भी आप हम ये करके देख सकते हैं, ये चीज़ एक जनरल फिनोमिना है कि जब पानी की लहर आएगी, है ना, आगे तक मिट्टी पे, बालू मिट्टी पे, और जब वो वापस जाएगी तब क्या होगा, वो उस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी। यानी उस मिट्टी पे जो भी शेप्स हमने बनाई थी, जो भी चेंज हमने किया था, चाहे वो हमारे पाँव के मार्क्स हों, चाहे वो हमारे हाथ के मार्क्स हों, चाहे वो हमारे चलने के निशान हो, चाहे वो हमारे दौड़ने के निशान हो, चाहे वो हमारे बैठने के निशान हो, दे विल बी वाइप्ड अवे। क्या होंगे, वो वाइप हो जाएंगे, वो मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि लहर जब आती है अपने साथ तो फ्रेश मिट्टी लेके आती है, और जब जाती है तब उसमें से कुछ मिट्टी को वापस बहा के ले जाती है। दैट इज जनरल नेचुरल फिनोमिना। So he says that one day I wrote her name upon the strand. I wrote her name out of love. In a romantic mood, he has written the name of his beloved on the strand. But came the waves and washed it away. But soon what happens? That the waves came and they washed that name away. They wiped that name away. Now, when the wave retreated, there was no name on the strand. जो ही वो लहर वापस गई, the name was not there. Again I wrote it with the second hand, and he says again I wrote it with the second hand. Now what do you think by second hand? First he has written with the right hand, then now has he written with the left hand? वो करें ना, अगेन आई रोट इट विद द सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मतलब क्या है, जैसे पहले उसने मान लो अपने दाहिने हाथ से लिखा था तो अब बाएं हाथ से लिख रहा है, या पहले उसने मान लो हम क्या कर सकते हैं कि शाई वाले पेन से लिखा था तो अब वो ये अपनी जो रेनॉल्ड्स या जो रिफिल वाले पेन होते हैं इनसे लिख रहा है। नो, सेकंड हैंड मीन्स विद अ फ्रेश हैंड, सेकंड ट्राई, सेकंड एफर्ट। अगेन आई रोट इट विद अ सेकंड हैंड मीन्स विद a second effort. I again made an effort, second try I did, but came the tide and made my pains free. But again the same result has happened, that the tide came, the waves came and made my pains his prey, and the pains, the trouble which I have taken in writing the name of my beloved in a very beautiful manner, that was made the victim of those waves. All the effort, all the pains, all the trouble which I took in writing her name there was useless in front of the waves. Waves जो थी उन्होंने क्या किया, मेरे उस सारी मेहनत को, मेरे उस सारे प्रयास को यूजलेस बना दिया। So in the first quatrain what he is talking about, he is talking about a day on which they were sitting there on the seashore, on the bank of an ocean, on the bank of a sea, and there in a romantic mood, or just to appease his girlfriend, to appease his beloved, he has written her name on the sands, on the bank.
बट द वेव्स केम एंड वास्ट दैट अवे. ही अगेन ट्राइड, है ना. In love we generally do foolish things. So in the same manner, the poet has also done all these foolish things. So he says that again I tried with the second hand, with the second effort, I again wrote her name there, and again the waves have washed it away. Vain man, sad sea, that dust in vain assay, immortal things so to immortalize, for I myself shall like to this decay, and ache my name be wiped out likewise. So he says, but vain man, sad sea, and his girlfriend, his beloved, what she said? That vain man, useless man. Vain means useless. This is the but man was not useless, but that effort was useless. We can take it as a transferred epithet. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बच्चों? कि एपिथेट होता है एडजेक्टिव, है ना. हम जनरल इंग्लिश में एडजेक्टिव की बात करते हैं, ग्रामर में एडजेक्टिव क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच क्वालिफाइज ए नाउन. जनरल अगर हम बात करें जनरल सेंस में कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है. क्वालिफाई करता है मीन्स विच टेल्स समथिंग अबाउट दैट थिंग, है ना. जो उस चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है. जैसे गुड बॉय, यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है. ये उस बॉय की एक क्वालिटी बता रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, उसकी एक विशेषता बता रहा है ना. स्वीट शुगर, ये उस चीनी की विशेषता बता रहा है. सो यहाँ जो लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती है, लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं, उसमें हम इसको एपिथेट बोलते हैं, एडजेक्टिव को. जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसके बारे में डिटेल में हम जो आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे. यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब है कि वो जो एपिथेट था, वो जो एडजेक्टिव था, उसको हम दूसरी जगह यूज करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. यानी वो जो एपिथेट था, वो जो एडजेक्टिव था, यूज कहीं और होना चाहिए था, किसी और चीज के साथ होना चाहिए था, लेकिन हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी जगह, दूसरी चीज के साथ, उसी सेंस के लिए. मतलब उसका जो सेंस होता है उसको बदल के हम उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव, ज़्यादा असरदार बनाने के लिए उसको हम चेंज कर देते हैं. जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार मूवीज में हमें दिखाते हैं, है ना, कि सिंघम मूवीज की बात करें हम तो शायद मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर ऐसा कुछ होता है कि जब वो बोलता है तो वो शेर की दहाड़, है ना. एक आदमी बोल रहा है और दूसरा उसके बारे में बता रहा है कि ये शेर की दहाड़ है ना, आप इससे बच के रहें. जबकि वो एक आदमी बोल रहा है, दैट इज नॉट ए शेर, है ना. वो जो बोल रहा है पर्सन, वो कौन है? मैन है. लेकिन उसकी जो आवाज है, उसकी जो साउंड है, उसकी जो वॉइस है, उसके लिए यूज क्या किया जा रहा है? शेर की दहाड़. यानी वो जो आवाज है वो शेर की नहीं है, बट दैट पर्सन इज कंपेयर्ड विद द लायन. वो जो आदमी है उसकी तुलना शेर से की जाती है. दैट इज समथिंग लाइक ट्रांसफर्ड एपिथेट. सिंपल एग्जांपल में बात करें, यहाँ वेन मैन, यूजलेस मैन. इज द मैन यूजलेस? नो, द मैन इज नॉट यूजलेस, बट व्हाट ही इज डूइंग इज यूजलेस, है ना. ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट. यहाँ लिखना क्या चाहिए था? वेन एफर्ट या वेन ट्राई, है ना. समझ रहे हो? वेन क्या है? यूजलेस क्या है? उसका वो नाम लिखना, उसका वो प्रयास करना. बट व्हाट द बिलवेड सेड इज वेन मैन. तो ये इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. यानी वो जो यूज किसके लिए होना चाहिए था? एफर्ट के लिए, उस ट्राई के लिए, उस वर्क के लिए यूज होना चाहिए था, वो जो ये आदमी कर रहा है. बट यूज किसके लिए किया गया? उसके बजाय उस आदमी के लिए. यानी इट सर्व्स some kind of foolishness on the part of the poet also, the lover also. That dust in vain assay, that dust means does. ये आर्केक लैंग्वेज होती है भाई. ये जो वर्ड है ना डस्ट, ये आर्केक वर्ड होते हैं. ऐसे वर्ड दाई, दाऊ, दाइन, है ना, डस्ट, ये ऐसे जो वर्ड्स हैं इनको हम आर्केक वर्ड्स कहते हैं. इनका यूज दो पर्पज से किया जाता है. पहला फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पोएम, पोएम को सुंदरता बनाने के लिए, और दूसरा उसका ये जो सिलेबिक जो पैटर्न होता है
उसका जो ये साउंड सिस्टम होता है उसको बरकरार रखने के लिए। दैट डस्ट इन वेन असे ए मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। वो करिए वेन मैन, यूजलेस मैन, दैट डज इन वेन असे, इन वेन, इन यूजलेस मैनर यू आर ट्राइंग, यू आर वेरीफाइंग a mortal thing so to immortalize. You are trying to immortalize a thing which is mortal. ना, अगर हम कहीं नाम लिख देते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना ये चीज, कि हम कहीं दर्शनीय स्थल पे घूमने जाते हैं, वहां दीवारों पे नाम लिखे होते हैं लोगों के। स्कूल में आपने देखा होगा कि किसी ने एक कमरा बनवाया है, तो उस कमरे के आगे वो अपनी एक पट्टिका लगाते हैं, इस कमरे का निर्माण फलां पुत्र फलां ने करवाया। क्यों लगवाते हैं? हैव यू एवर थॉट कि वो हम क्यों लगवाते हैं? इस पर एक छोटी सी मतलब आपको, हालांकि ग्रामर क्लास की चीज़ है, फिर भी अब चूंकि यहाँ ये आया है तो एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा भी। जैसे हम सब लोग जो हैं मोस्टली, हमारे देश का एक ट्रेंड है, एक रिचुअल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं ना, ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो पंचांग देखते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि किस नाम से तो उस बच्चे का नाम रखा जाना चाहिए, किस तारीख को उसके जो भी संस्कार हैं, जो भी पूजन है, जो भी नहान है, स्नान है वगैरह वगैरह, वो सब बताते हैं पंडित जी, है ना, बताते हैं ना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जन्म कुंडली भी बनवाते हैं पंडित जी से, है ना, जिसमें ये होता है कि ये बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा, है ना। लेकिन क्या आप में से कभी आपने सोचा है कि एक भविष्यवाणी, एक ज्योतिष का काम ऐसा जो हर कोई कर सकता है, हम में से आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा, उसके बारे में ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, एक बात हम सब कह सकते हैं, कोई भी बता सकता है, नॉर्मल भविष्यवाणी। और दूसरी बात, पंडित जी वाली गलत हो सकती है, अपने वाली बताई भी गलत नहीं होगी। दिमाग लगाइए, बताइए क्या हो सकती है वो भविष्यवाणी। मरेगा, समझ रहे हो? जब भी कोई इंसान पैदा होता है, उसके पैदा होते एक बात जरूर तय होती है कि एक दिन मरेगा। हमें नहीं पता वो डॉक्टर बनेगा, हमें नहीं पता वो इंजीनियर बनेगा, हमें नहीं पता वो आईएएस बनेगा, हमें नहीं पता वो 100 साल जिएगा या 10 साल जिएगा, लेकिन हमें एक बात जरूर पता होती है पहले दिन, जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन, कि वो मरेगा, है ना। हाँ, लेकिन मेरी बात मान के कभी ऐसी भविष्यवाणी करना नहीं है। अपने को अपनी भविष्यवाणी अपने तक रखनी है, इस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाना है, पिटाई हो जाएगी। तो अब एक बात सोचने की है, अगर हम जनरली सोचें, दार्शनिक रूप से सोचें, कि जब हम पैदा होते हैं उसी दिन हमें पता होता है कि हमें मरना है, फिर हम ये पढ़ना लिखना, खेतों में मेहनत करना, बड़े बड़े मकान बनाना, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बनाना, है ना, क्यों करते हैं ये सब? जबकि ये भी है, हमने हमारे भजनों में, हमारे गीतों में, हमारे धार्मिक उपदेशों में सुना है कि हम खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ ही जाना है ना। जब हम आए हैं तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम जाएंगे तब भी ये शरीर यहीं छोड़ के ये भी यहीं रह जाएगा, इसको जला दिया जाता है ना। फिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट नेम, उस नाम के लिए, ताकि हमें लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें, उस नाम को याद करें, हमारे नाम को याद करें। एंड दैट इज द सेम थिंग विच इज talked about here, that you are trying to immortalize a thing which itself is immortal. Mortal का मतलब जो मरने वाली, जो नश्वर है, और immortal means अमर, जिसको अमरत्व प्राप्त है। यानी अगर वो नाम वहां लिख दिया जाता तो वो कह रही कि ये नाम नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि तुम वो काम करना चाह रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, जो खुद मरने वाली है, जो खुद नश्वर है, उसका नाम तुम अमर कैसे कर सकते हो? उसका नाम यहां कैसे लिख सकते हो? फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके एज दिस नेम इज डिकेइंग, एज दिस नेम इज वाइपिंग अवे, इन द वेरी सेम मैनर आई विल ऑल्सो, इवन बिफोर माई नेम आई विल बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज। इसी तरह से एक दिन मैं भी वाइप्ड आउट हो जाऊंगी, यहां से मेरा नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। सो व्हाई आर यू ट्राइंग टू डू दैट थिंग विच इज नॉट पॉसिबल? Why are you trying to immortalize a thing which itself is mortal, which itself will go away from this earth, from this place one day? So why are you trying in vain to do that thing?
नहीं, ये उसकी बिलवेड का क्वेश्चन है कि बेवकूफ इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा नाम यहाँ लिख रहे हो जबकि मैं खुद नश्वर हूँ, मुझे खुद को यहाँ से एक दिन जाना है. सो दिस इज इट. We'll complete it in the next video. Thank you.